तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। स्टूडेंट महातांडव सीरीज में आप लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ साइंस का क्लास 7 महातांडव सीरीज का, ठीक है। और क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 6 तक अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा लाइनिंग बाय लाइनिंग, वहाँ से आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है। एक भी क्लासेस मिस नहीं करना महातांडव सीरीज का स्टूडेंट, ठीक है। ये आज क्लास 7वां है। 6 वीडियोज़ में बना चुका हूँ, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन में उसमें सभी डिस्कस किया हूँ। नहीं देखें तो जाकर तुरंत देखिए डिस्क्रिप्शन में, या तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर महातांडव सीरीज देख सकते हैं सभी विषयों का स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आज की वीडियो हम प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन देखने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहले बहुविकल्पीय प्रश्न और देखेंगे। अब देखिए कुछ बहुविकल्पीय जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको डिस्कस करने वाले हम लोग स्टूडेंट। और पहला महत्वपूर्ण देखिए प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मैं पढ़ता हूँ, आप लोग इसका सभी लोग का आंसर चाहिए मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में एल्काइन है। निम्नलिखित में एल्काइन, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि एल्काइन कौन है। C3H8, C4H10 कि C3H6 कि C3H4। बताइए इनमें से निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है स्टूडेंट, ठीक है। एल्काइन का फार्मूला क्या होता है आपको बताना इन चार ऑप्शनों में से, ठीक है। चलिए स्टूडेंट मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्या C3H4 निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र है स्टूडेंट। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा C3H4 स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पहले आपने बहुत अच्छे ढंग से नोट कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि नियान है। बताइए नियान क्षार धातु है, अक्रिय गैस है कि उप धातु है कि संक्रमण तत्व है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। बताइए नियान क्या है इन चार ऑप्शनों में से। तो चलिए इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग मैच करा लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। नियान क्या है, तो नियान एक अक्रिय गैस होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। अब प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती है स्टूडेंट। द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। बताइए जड़ों में कि रंध्रों में कि वात रंध्रों में कि उपयुक्त सभी में। बताइए स्टूडेंट कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। इन चार ऑप्शन से कौन पाई जाती है, किसमें। तो चलिए मैं इसका ये आंसर बता रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती है तो रंध्रों में पाई जाती है स्टूडेंट, ठीक है। सभी लोग मालूम है इसका आंसर कि रंध्रों में पाई जाती है द्वार कोशिकाएं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपने अच्छे ढंग से क्लियर कर लिखा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर है। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों स्टूडेंट ये कह रहा है कि डीएनए पाया जाता है स्टूडेंट। डीएनए पाया जाता है। बताइए कोशिका द्रव में कि केंद्रक द्रव्य में कि केंद्रिका में कि केंद्रक में। बताइए डीएनए इन चार ऑप्शन में से किस में पाया जाता है स्टूडेंट। सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न सभी लोग पढ़ चुके हैं। तो डीएनए पाया जाता है कहाँ, तो कोशिका द्रव में। उम्मीद करता हूँ सभी ने एक क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा भी क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5वें की ओर। चलिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 5 देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि विद्युत आवेश का मात्रक, इसका सभी आंसर सही देना है, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक होता है जूल, कूलाम, वोल्ट की एम्पियर। सबका आंसर सही आना चाहिए। विद्युत आवेश का मात्रक होता है, सबको मालूम है इस क्वेश्चन का सही आंसर कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब सब लोग ने सही आंसर दिया होगा, पूरा उम्मीद है मुझे, ठीक है, अच्छे ढंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अभी आपने अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया। तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब विकल्प प्रश्न आपने अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। कुछ हम लोग अति लघु महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। जो कि उस समय करा रहा हूं महातांडव सीरीज में। अरे ऐसा है भी नहीं है कि वो नहीं फंसेगा, जरूर फंसेगा, ठीक है। आप मेरे विश्वास रखिए, बस आप रेगुलरिटी बने रहिए हमारे स्टूडेंट, ठीक है। फिर बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे आपको खुद मालूम चल जाएगा। पहला प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है। जाके प्रश्न चेक कर लीजिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, इस बार भी पूछेगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है, तो उत्तर लिखिएगा कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पहले आपने अच्छे ढंग से नोट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट यह है, कह रहा है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे कि जीवन के अनुरक्षण के लिए हम श्वसन, पोषण, वहन, उत्सर्जन, जनन आदि प्रक्रमों को क्या मानेंगे, आवश्यक मानेंगे स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस को याद होने चाहिए मुझे बानी आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि शुद्ध अशुद्ध जल pH मान कितना होता है। कह रहा है कि शुद्ध अशुद्ध जल का
शुद्ध आशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, या तो आपसे पूछ लेगा कि उदासीन विलयन में पीएच का मान लिखिए। ठीक है, तो देखिए उदासीन विलयन में पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। सबको आंसर ये मालूम है, बहुत ही क्लियरली मालूम होगा स्टूडेंट। ठीक है, आप लोगों को कोई नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है स्टूडेंट कि कॉपर पायराइट का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कॉपर पायराइट का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे, फैन प्लावन विधि द्वारा। फैन प्लावन विधि द्वारा हम कॉपर पायराइट का सांद्रण करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर चौथा है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपने क्लियर कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा स्टूडेंट ये कह रहा है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अग्र चर्वणक दांतों की संख्या बताइए तथा इनके कार्य लिखिए। चलिए हम देख लेते हैं कि मनुष्य में प्रत्येक जबड़े में कितने अग्र चर्वणक दांत होते हैं, उनकी संख्या आपको बताएंगे और उनका कार्य भी आपको लिखना है। मैं उसको स्पष्ट रूप से आपको डिस्कस करने वाला हूं, इसको ध्यान से देखिए। देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि प्रत्येक जबड़े में अग्र चर्वणक दांतों की संख्या 2 जोड़ी होती है। कितने जोड़ी, 2 जोड़ी होती है। यह भोजन को कुचलने या चबाने का कार्य करता है। यह भोजन को क्या करता है, कुचलने तथा चबाने का कार्य करता है। कितने जोड़ी होती है, तो 2 जोड़ी होती है अग्र चर्वणक दांतों की संख्या। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपने अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया, तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर 6वें की ओर। प्रश्न नंबर 6वां स्टूडेंट यह है कि पुमंग एवं जायंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पुमंग एवं जायंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आप लिखेंगे, एक ही लाइन का उत्तर है कि पुमंग, देखिए पुमंग पुष्प के नर जननांग है, जबकि जायंग पुष्प के मादा जननांग है। सिंपल, पुमंग पुष्प कौन, नर जननांग, और जबकि जायंग पुष्प में क्या, मादा जननांग है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6वां भी आपने क्लियर कर लिया। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ स्टूडेंट ना, बहुत ही ज़्यादा एमपी प्रश्न करा रहा हूँ। ठीक है, यही सब 2021 बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ तक आपने अच्छे से कर लिया। तो ये था आप लोगों का अति लघुत्तरीय। कुछ हम लोग लघुत्तरीय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि स्लिप में आपको दिखाई दे रहा है। चलिए महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, और उसमें से पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है, और सब लोग इसका उत्तर सही आप लोग मतलब जानते भी होंगे इस क्वेश्चन को, कितना पॉपुलर क्वेश्चन है कि जीन क्या है। देखिए जीन क्या है, जीन की प्रकृति संक्षेप में समझाइए। या तो आपको प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जीन क्या है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, आप इसका अगर आ जाता है प्रश्न तो उत्तर स्टूडेंट आप लिखिएगा कि सभी जीवों में आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण आनुवंशिक इकाइयों द्वारा होता है। सभी जीवों में आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संरक्षण आनुवंशिक इकाइयों द्वारा होता है। मेंडल ने इन इकाइयों को कारक कहा था। मेंडल ने इन इकाइयों को क्या कहा था, कारक कहा था। तथा जॉनसन ने इनके लिए जीन शब्द का प्रयोग किया। जॉनसन ने जीन शब्द का नाम उन्होंने ही दिया था, कौन, जॉनसन ने दिया था। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। और मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने इन इकाइयों को क्या कहा था, कारक कहा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉपुलर प्रश्न है, मैं बता दिया हूँ, आप लोग इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और इसमें एक चीज़ और पूछा था कि उपयोगिता भी पूछा था, विशेषता उसका। चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट कि जीन की विशेषताएं। अब जीन की विशेषताएं कौन कौन सी थी, तो पहला विशेषता लिखिए इसकी कि जीन गुणसूत्र के क्रोमोनिमा पर माला के मोतियों के समान रैखिक क्रम में लगी संरचनाएं हैं। ठीक है, लगी रचनाएं होती हैं क्रोमोनिमा पर माला के मोतियों के समान रैखिक क्रम में, मतलब एक रैखिक क्रम में एक श्रेणी में आपको क्या होती है, लगी एक संरचना होती है जो आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करती है। जो क्या करती है, आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करती है। तो पहला विशेषता हो गया आपका। दूसरा विशेषता लिखिए कि जीन संचरण की इकाई है। जीन संचरण की इकाई है जो जनक से संतानों में पहुंचाती है। जो जनक से क्या करती है, संतानों में पहुंचाती है। और तीसरा इसका विशेषता यह है स्टूडेंट कि जीन उत्परिवर्तन की इकाई है। जीन क्या है, उत्परिवर्तन की इकाई है, जिनकी संरचना में परिवर्तन होता रहता है। चलिए स्टूडेंट देखिए, तो यहाँ पे तीसरा हो गया विशेषता। चौथा विशेषता यह है कि जीन डीएनए का वह भाग है। जीन जो है डीएनए का वह भाग है जिसमें एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना होती है। तो देखिए यहाँ पे 4 मैंने इसका विशेषता भी बता दिया, और जीन का क्या अर्थ होता है, कौन इनका आप वो प्रयोग किया था सर्वप्रथम, वो भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, जो कि बहुत ही मैंने अच्छे ढंग से लिखा है। उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरे को बढ़ चलते हैं। इस स्लिप में आपको मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर दूसरे के। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट यह है कि एंजाइम क्या। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ कि एंजाइम क्या है, कि 2 एंजाइमों के नाम लिखकर उनके कार्य बताइए। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए मैं इसका उत्तर आप लोगों को बता देता हूँ। इस प्रश्न को तो किसी कीमत पर आपको तैयार करके सभी प्रश्नों को जाना है। ठीक है, जो मार्तांडो
सीरीज में मैं क्वेश्चन लिख दिया, समझ लीजिए कि उसको पहले तैयार करके जाना है। फिर हमको ये मत कहिएगा कि हाँ 90+ हमारा नहीं आया, ठीक है, क्योंकि यही प्रश्न आने वाला है आप लोगों को। तो चलिए उत्तर कैसे लिखेंगे, एंजाइम क्या है और किन्हीं दो एंजाइमों के नाम लिखकर उनके कार्य भी बताना है। तो चलिए हम देखते हैं उत्तर के माध्यम से। तो इसमें देखिए उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि पाचन क्रिया में कुछ रासायनिक क्रियाएँ होती हैं। जो हमारी पाचन क्रिया होती है इसमें कुछ रासायनिक क्रियाएँ भी होती हैं जिनमें कुछ सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थों का विशेष महत्व है। ये पदार्थ इन क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं तथा चलाते हैं। इन पदार्थों को विलेय या एंजाइम कहते हैं, ठीक है। ये एंजाइम पाचक रसों में होते हैं स्टूडेंट। एंजाइम कहाँ होते हैं, पाचक रसों में होते हैं। दो प्रमुख एंजाइम व उनके कार्य निम्नलिखित है। तो देखिए दो मैं प्रमुख एंजाइम भी बता देता हूँ। जैसा पहला आपको ट्रिप्सिन दिखाई दे रहा है, दूसरा एमाइलेप्सिन दिखाई दे रहा है। ये दो प्रमुख एंजाइम है, इनके कार्य भी देख लेते हैं। तो ट्रिप्सिन का कार्य होता है कि अधपचय प्रोटीन और पेप्टोन्स पर क्रिया करके उनको एमिनो अम्ल में बदलता है। ये क्या करता है, अधपचय प्रोटीन को और पेप्टोन्स पर क्रिया कर क्या करता है, उनको एमिनो अम्ल में बदलता है, परिवर्तन करता है। किसका कार्य है, ट्रिप्सिन का। और एमाइलेप्सिन का क्या कार्य होता है कि विभिन्न प्रकार की शर्कराओं और मंड को ग्लूकोज में बदलता है यह, ठीक है स्टूडेंट। तो यह बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में करा दिया हूँ आप लोगों को, और क्वेश्चन में दूसरा भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में दूसरा भी अगर क्लियर हो गया स्टूडेंट, आपने अच्छे से नोट कर लिया है इस प्रश्न को। तो चलिए हम बढ़ेंगे, अब कुछ हम लोग महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिखाई दे रहा है जो कि 7 नंबर को पूछा जाता है, उसको आप लोग नोट कीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको यही दीर्घोत्तरीय प्रश्न तैयार करके जाना है, ठीक है। कह रहा है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग दीजिए। या तो इस प्रश्न को इस ढंग से भी पूछता है कि मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं, धातु एवं उनकी मिश्र धातु के गुणों में प्रमुख भिन्नता क्या है। तो यह प्रश्न भी दे सकता है, आपको ये भी दे सकता है। तो दोनों प्रश्न आपको क्लियर होना चाहिए। उत्तर आपका एक ही होगा। क्या उत्तर होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो उत्तर में लिखना है आपको कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो यह धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। इन मिश्र धातुओं के भौतिक गुण मूल धातुओं के भौतिक गुणों के बिल्कुल भिन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि मिश्र धातु पीतल, जिसमें 2 भाग तांबा व 1 भाग जस्ता होता है। पीतल में 1 भाग क्या होता है, तांबा, और जस्ता से मिलकर पीतल बनता है। तांबा व जस्ता की अपेक्षा अधिक कड़ा होता है। जो तांबा होता है वो जस्ता की अपेक्षा क्या होता है, अधिक कड़ा होता है। मिश्र धातु बनाते समय यदि विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाए और फिर इन्हें धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए तो नरम मिश्र धातु प्राप्त होती है, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये कंडीशन किया जाए कि धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो नरम मिश्र धातु प्राप्त होती है। यदि धातुओं को शीघ्रता से गर्म करके फिर शीघ्रता से ठंडा किया जाए तो मिश्र धातु कठोर हो जाती हैं, ठीक है, भंगुर होती हैं, जिसे कठोर को भंगुर भी कहा जाता है। इस प्रकार धातुओं में मिश्र धातु बनाने में यहाँ तक नोट कर लिया, बनाने में उनकी जो कठोरता वायु, जल आदि से क्रिया करने का गुण, चमक, रंग और मूल्य आदि में बदलकर अधिक उपयोगी बन जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुएं उनकी संरचना, संगठन तथा मुख्य उपयोगी निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। चलिए सारणी के द्वारा मैं बना दिया हूं, आप समझिए। जैसे मिश्र धातु है या संगठन है, उपयोग है, ठीक है। पहला देखिए पीतल। अब पीतल में देखिए कॉपर और यहाँ जिंक आपको दिया है यहाँ पे कि 70% या 30% या दिया गया है। इनका उपयोग कहाँ, तार, मशीनों एवं पुर्जे, बर्तन बनाने में किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए जर्मन सिल्वर में देखिए कॉपर आपको 50, जिंक आपका 35 और नियॉन कितना होता है यहाँ पे 15%। क्योंकि इन देखिए कॉपर से और जिंक से और नियॉन से, तीनों से मिलकर आपका क्या बनता है, जर्मन सिल्वर बनता है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार पीतल आपका कॉपर और जिंक दोनों मिश्रण होता है। देखिए 70% या 30%, टोटल 100% आपका बन जाएगा पीतल, जिसमें 70% कॉपर है, जिंक 30% है। इनका उपयोग क्या होता है, तार, मशीनों के पुर्जे, बर्तन बनाने में किया जाकर। तो यह प्रश्न अब जाकर पूर्ण रूप से क्लियर हो गया स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिया है। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए स्टूडेंट, ताकि सबके पास पहुँच जाए और अच्छा से अच्छा वो स्कोर कर पाए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।